हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द मंजिल भारत। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम करेंगे प्रीवियस ईयर एनालिसिस ऑफ जेकेपीएसआई एग्जाम। जो 2022 में एग्जाम हुआ था जेकेपीएसआई का, उसमें जो जीएस पोर्शन रहा था उसकी आज हम जो क्वेश्चंस है उसकी एनालिसिस करेंगे। कंप्यूटर सेक्शन का ऑलरेडी मैं प्रीवियस लेक्चर में कर चुकी हूँ। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है, हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके आप ज़रूर उसे देखें, क्योंकि आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। क्योंकि एक तो वो आपको ओवरव्यू देते हैं कि आपको क्या पढ़ना है और किस तरीके से आपको पढ़ना है, किस कंपोनेंट से कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कितना डेप्थ में आपको जाना है, आपकी स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए। ठीक है, ये सब जो है आपको एक तरह से डायरेक्शन जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देते हैं। तो आप केएस की तैयारी करें, यूपीएससी की तरह, आप जेकेएसएसबी की किसी एग्जाम की तैयारी करें, आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो आपकी प्रिपरेशन में एक जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है वो होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करना, उनके स्टडी करना। तो उसी स्टेप में आज हम 2022 का जेकेपीएसआई का पेपर है, उसका जो जीएस पोर्शन है उसे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे पहले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, सो अराउंड 50 क्वेश्चन हैंगे। कंप्यूटर सेक्शन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो जीएस में जितने भी क्वेश्चंस थे वो आज मैं आपके लिए लेके आई हूं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रेनफॉल अकर्स व्हेन द सैचुरेटेड एयर मास एनकाउंटर्स अ माउंटेन एंड द एयर इज फोर्स्ड टू राइज। कह रहे हैं कि वो किस तरह की रेनफॉल होती है। अब देखिए ये कहां से है, ये ज्योग्राफी से ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है, ज्योग्राफी से है। सिलेबस ऑल्दो अभी आउट नहीं हुआ है, लेकिन जो प्रीवियस ईयर का सिलेबस अगर हम देखें तो वहाँ पर जो है स्पेसिफिक टॉपिक आपको मेंशन नहीं होते, बट बहुत वेग टर्म्स में जो है सिलेबस बताया गया होता है। अब यहाँ पे आपको रेनफॉल का पूछ रहे हैं। ठीक है, तो प्रेसिपिटेशंस हो गया, रेनफॉल्स हो गए, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना। और आपको पूरी डेफिनेशन दी गई है और टाइप पूछ रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है आपको सुपरफिशियल नहीं, आपको कंसेप्ट क्लैरिटी के साथ जो है एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वो किस टाइप की रेन है जहां पर एक सैचुरेटेड एयर मास, सैचुरेटेड एयर मास, ठीक है, जब एयर में मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज्यादा हो जाता है कि अब वो उससे ज्यादा होल्ड नहीं कर सकता, सैचुरेटेड है। ठीक है, सैचुरेटेड एयर मास एक माउंटेन को एनकाउंटर करता है कि रास्ते में उसके पहाड़ आ गया और पहाड़ आने की वजह से अब वो एयर मास जो है वो राइज अप करेगा और उसके बाद उसकी वजह से बारिश होगी। तो वो कौन से तरीके की बारिश है वो आपको बताना है, फ्रंटल, कन्वेक्शनल, साइक्लोनिक, ओरोग्राफिक। ठीक है, इस क्वेश्चन का जवाब देने से पहले मैं आपको टाइप्स ऑफ रेनफॉल एक बार बताना चाहूंगी। चलिए देखिए, दिस इज द ओरोग्राफिक रेनफॉल। इसमें क्या होता है, ठीक है, इवेपोरेशन। आपको जनरल जो है वाटर साइकिल आप लोगों ने पढ़ा ही है बचपन में। ठीक है, जहाँ पे पानी जो है इवेपोरेट होता है समुंदर से और उसके से फिर कंडेंस होकर क्लाउड्स बनते हैं एंड देन रेनफॉल होती है। ठीक है, ये एक जनरल जो वाटर साइकिल का रहता है। ओरोग्राफिक रेनफॉल में क्या होता है कि वो विंड्स, वो एयर जिसमें मॉइस्चर है, आगे माउंटेन के आने की वजह से दे राइज अप। ठीक है, और जैसे ही वो ऊपर बढ़ती है उनका टेम्परेचर डाउन होता है, दे कंडेंस, दे फॉर्म द क्लाउड्स एंड फाइनली रेनफॉल अकर। ठीक है, सो दिस टाइप ऑफ रेनफॉल इज कॉल्ड ओरोग्राफिक रेनफॉल। और जब ये यहाँ पे रेन कर देती है तो जो विंडवर्ड साइड है, ठीक है, विंडवर्ड साइड मतलब जो उसके बैक साइड है, सॉरी रेन शैडो साइड जो है, उस साइड में क्या होगा, जो भी हवा अब नीचे उतरेगी अब उसमें मॉइस्चर नहीं है, सारा मॉइस्चर वो इसके इस पोर्शन पे दे चुके हैं। ठीक है, तो इस साइड पे वो बिल्कुल खुश्क हवा होगी, ड्राई एयर होगी। क्लियर? सो दिस इज अ ओरोग्राफिक। सेकेंड होती है कन्वेक्शनल रेनफॉल। कन्वेक्शनल रेनफॉल में क्या कि जो एयर है, जो एयर में जब टेम्परेचर आता है, जब एयर गर्म होती है तो वो लाइट हो जाती है। लाइट होने की वजह से ये ऊपर उठती है, ऊपर उठने के जैसे ही ये ऊपर उठती है, ऊपर उठ के ये टेम्परेचर में डाउन आता है, इट गेट कंडेंस, इट फॉर्म क्लाउड्स एंड देन इट गिव्स द रेनफॉल। दिस इज द कन्वेक्शनल रेनफॉल। ठीक है, गर्मी की वजह से इवेपोरेट हुआ, एयर में मॉइस्चर कंटेंट आ गया, मॉइस्चर कंटेंट आया, एयर गर्म है, हल्की हो गई, ऊपर उठी तो टेम्परेचर डाउन हुआ, इट कंडेंस, इट फॉर्म क्लाउड्स एंड देन रेनफॉल। इट इज अ कन्वेक्शनल रेनफॉल। ठीक है, नेक्स्ट होती है साइक्लोनिक और फ्रंटल। अगर हम कहें तो दोनों एक ही तरह की है, जहां पे एक वार्म एयर मास कोल्ड एयर मास के साथ मिलता है। अब कोल्ड एयर मास क्योंकि हैवी है, वो वार्म एयर मास को पुश करता है टुवर्ड्स द अपर साइड पे। ठीक है, ऊपर की तरफ उसको पुश करता है, जिसकी वजह से वो जो वार्म एयर मास है वो राइज अप होता है एंड फाइनली रेनफॉल होती है। सो इट इज बिकॉज ऑफ द इंटरैक्शन बिटवीन द कोल्ड एयर मास एंड द वार्म एयर मास। ठीक है, टाइप ऑफ रेनफॉल आपको समझ आ गए। यहां पूछ रहे हैं आपसे
जो डेफिनेशन हमें दी गई है यहाँ पर, उसके हिसाब से हमारा सही आंसर अब क्या होगा, अब आप इजीली जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं व्हाट इज द करेक्ट आंसर। जस्ट ऐसे या ठीक है। सो अब पूछ रहे हैं जहां पे माउंटेन आता है, तो हमने देखा अभी दैट इज ओरोग्राफिक रेनफॉल। ठीक है, माउंटेन सामने आया, जो एयर है उससे टकराई एंड देन फाइनली रेनफॉल हुआ। सेकेंड क्वेश्चन, ये कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। आपके जो प्रीवियस सिलेबस रहा है उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स भी हैं, और कम्युनिकेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाइए जहाँ पे जो पब्लिक फेसिंग जॉब है, अगर आपकी पीपल फेसिंग जॉब है, ठीक है, जहाँ पे आपको डायरेक्ट जो है पीपल्स के साथ डील करना है, पब्लिक के साथ डील करना है, तो आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है ना वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप दूसरों की बॉडी लैंग्वेज को बहुत अच्छे से इंटरप्रेट कर सके, ठीक है, उनकी भावनाओं को समझ सके, क्योंकि कभी कभी इंसान, आपको देखिए पुलिस का है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना और लोगों में एक तरह से आप कहें ना सिक्योरिटी की फील लाना कि हाँ जब वो वहां जाएंगे उनकी बात सुनी जाएगी और उनकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन भी उन्हें मिलेगा। तो कभी कभी लैक ऑफ वर्ड्स होते हैं, नहीं प्रॉपर तरीके से आपको वो बता पा रहे हैं, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड देयर बॉडी लैंग्वेज व्हाट दे वांट टू से। ठीक है, तो कम्युनिकेशन स्किल बहुत जरूरी होती है, तो इसीलिए ये आपके सिलेबस में भी मेंशन है। यहां क्या पूछ रहे हैं, लिसनिंग क्या है। दो तरह की टर्म्स होती है, लिसनिंग, हियरिंग। ठीक है, आप अक्सर हम इसको मिक्स वे में यूज करते हैं, जनरल पैरेलेंस में अगर हम बात करें तो वी यूज इट इंटरमिक्सली। ठीक है, लिसनिंग या हियरिंग, पर दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है एन एक्यूरेट परसेप्शन ऑफ व्हाट इज बीइंग कम्युनिकेटेड, कि आपको जो एक्सक्यूज मी, आपको जो कहा जा रहा है आपको उसकी पूरी अच्छी तरह से जानकारी, आप उसे समझ पा रहे हैं। हियरिंग साउंड, आवाजों को सुनना, कि आप उनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे क्या बोल रहे हैं, लेकिन आवाजें आप सुन रहे हैं। रिस्पॉन्डिंग टू अ मैसेज, जो आपसे बात की जा रही है आप उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। साउंड वेव्स रीचिंग द एयर, कि जस्ट साउंड वेव्स हैं, साउंड जो है ट्रैवल करती है वेव की तरह। ठीक है, जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में करती है, साउंड वेव्स की तरह ट्रैवल करती है, वो आपके कानों तक पहुंच रही है। तो लिसनिंग क्या है, देखिए लिसनिंग है ना जो, वो एक एक्टिव आप एक तरह से कहिए प्रोसेस है। इसमें जो बोल रहा है, ठीक है, स्पीकर, और जो सुन रहा है, वो दोनों ही एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं। आप बातों को सिर्फ सुन नहीं रहे हैं, आप उसको इंटरप्रेट भी करें, आप उसे समझ भी रहे हैं। ठीक है, जब हियरिंग की बात करते हैं ना हम, तो दैट इज पैसिव, वो एक पैसिव एक्टिविटी है। आप एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं है उसमें, आप सिर्फ सुन रहे हैं। जरूरी नहीं है कि आप उसे समझ पा रहे हैं या उसे इंटरप्रेट कर पा रहे हैं। नहीं, देखिए आप कानों में गाने लगाते हैं, सॉन्ग्स लगाते हैं, अब सॉन्ग्स लगाते हुए आप ड्राइव भी कर रहे हैं, ठीक है, आपका ध्यान ड्राइविंग की तरफ भी है। सॉन्ग लगाते हुए आप और भी बहुत सारे काम करते हैं, उस वक्त आप गानों को लिसन नहीं कर रहे, यू आर हियरिंग द सॉन्ग्स। ठीक है, सो लिसनिंग क्या है, एक एक्टिव है, एक्टिव, सो एक्यूरेट परसेप्शन ऑफ व्हाट इज बीइंग कम्युनिकेटेड। जो आपको कही जा रही है वो बात आप ध्यान से सुन रहे हैं। जब आप लेक्चर सुनते हैं, जब स्कूल कॉलेजेस में आप सुनते हैं, या कोई एमएलए बात कर रहा है, आप उसकी बातों को, उसकी स्कीम्स को आप ध्यान से सुने, तो दैट इज लिसनिंग। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। द विंग कमांडर, ये तो क्वेश्चन क्योंकि प्रीवियस उस टाइम पे बहुत न्यूज में रहा था। अब आपको यहां से क्या सीखना है, इस क्वेश्चन को मैंने क्यों लाया यहाँ पे, अब देखिए ये न्यूज में रहा था उस वक्त बहुत हाइप पे, तो आपको इस चीज को ध्यान रखना है कि जब भी आपका एग्जाम आता है, जब भी डेट आती है, तो उसके जो 6 मंथ्स तक के जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें बार बार न्यूज में रही हैं रिपीटेटिवली। अब उस टाइम पे ये अभिनंदन वर्धमान जो है वो बहुत ज्यादा न्यूज में रहे थे, 1 दिन नहीं 2 दिन नहीं, रिपीटेडली उनकी बहुत ज्यादा न्यूज आ रही थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको ये ध्यान रखना है जैसे ही डेट अनाउंस होती है, 6 मंथ तक जो भी न्यूज में रहती है। अभी जैसे आप देखें बांग्लादेश जो है बहुत ज्यादा न्यूज में है, कांस्टेबल के एग्जाम में उसी से रिलेटेड जो एक टर्म पूछी गई थी, ठीक है, जो आई थिंक डिफेंस ग्रुप से रिलेटेड होती, इसीलिए वो पूछा गया था। तो आपको ये चीजें बहुत ध्यान में रखनी है जो बार बार न्यूज में आ रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया था कि उनको कौन सा जो अवार्ड है वो दिया गया, ठीक है, गैलेंट्री अवार्ड, ब्रेवरी अवार्ड आप कहते हैं जिसे, ठीक है, तो वो कौन सा दिया गया था, दैट वाज वीर चक्र। वीर चक्र उनको दिया गया था, उससे उनको सम्मानित किया गया था। दूसरा क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स इन रिलेशन टू नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, हिस्ट्री से। ठीक है, हिस्ट्री में फ्रीडम स्ट्रगल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टाइमलाइन आप देखें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछा गया था कांस्टेबल के एग्जाम में, ये एसआई का एग्जाम है, ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम है, तो आपको थोड़ा और फ्रीडम स्ट्रगल को थोड़ा और डेप्थ में पढ़ना है। पूछ रहे हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में फॉल्स, इस तरह के स्टेटमेंट को आपको बड़े ध्यान से देखना है। क्या हुआ ये नहीं पूछ रहे, क्या नहीं हुआ है। तो आप देखिए कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए आपको सिर्फ ये नहीं पढ़ना, आप जब आपके दिमाग में कंसेप्ट क्लियर है तो आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि हाँ ये चीज हुई, ये चीज नहीं हुई। अगर सिर्फ आप क्रैम कर रहे हैं तो आप इस चीज को फिर आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, तो आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी चाहिए।
पीपल वर आस्क्ड टू बायकॉट फॉरेन गुड्स एंड यूज ओनली इंडियन मेड गुड्स, हाँ जी ये तो हुआ था नॉन कॉपरेशन में। चरखा वर पॉपुलराइज्ड ऑन लार्ज स्केल एंड खादी वाज प्रमोटेड। तो पहली स्टेटमेंट दूसरी स्टेटमेंट आप देखें रिलेटेड ही है। इंडियन मेड गुड्स, भारत में क्या बनता था, खादी ही का ही प्रचलन था, ठीक है, गांधी जी उसी की बहुत ज्यादा पॉपुलराइज करते थे, तो ये दोनों तो इंटर रिलेटेड ही है। अगर इंडियन मेड गुड्स को प्रमोट किया जा रहा है तो खादी को तो प्रमोट करेंगे ही। अबॉलिशन ऑफ सॉल्ट टैक्स, ये बात हो रही है, और दूसरा है प्रमोशन ऑफ हार्मनी बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम। तो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 1922 में जब ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ है उसी दौरान खिलाफत मूवमेंट भी रहा है, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मौका महात्मा गांधी द्वारा देखा गया था कि इस वक्त हम हिंदू मुस्लिम एकता को जोड़ सकते हैं और हम भी खिलाफत मूवमेंट को अपना पार्ट बनाते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। बट साल टैक्स की जब हम बात करते हैं ना, ये नॉन कॉपरेशन के साथ नहीं है, ठीक है, ये सेपरेट है, ये सिविल डिसओबीडियंस के साथ है, ये उसके साथ नहीं है। सो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नॉट के लिए, हमारा सही और ऑप्शंस के हिसाब से गलत है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज एडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स, ठीक है। आई थिंक सिमिलर क्वेश्चन जो है कांस्टेबल का पूछा गया था, आई थिंक रिपब्लिक डे के रिलेटेड या कुछ इसी तरह का क्वेश्चन था। यहाँ पे पूछ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली द्वारा हमारा संविधान एडॉप्ट कब किया गया, ठीक। अब वहाँ पे था आई थिंक रिपब्लिक डे के लिए, सो नवंबर 26 1949, दिसंबर 26 1950, जनवरी 26 1949, नवंबर 26 1947। थोड़ा सा पॉलिटी से रिलेटेड ये क्वेश्चन आप ले सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन मैक्सिमम सब स्टूडेंट्स को आता होगा, क्योंकि जब भी आप प्रियम्बल को पढ़ते हैं, ठीक है, संविधान पढ़ने के लिए सबसे पहले आप प्रियम्बल को देखते हैं, और प्रियम्बल में नीचे ही लिखा गया है डू हेयरबाय इनैक्ट अडॉप्ट ऑन दिस डेट, ठीक है। और इवन जितनी भी आपने एनसीईआरटी की बुक्स अपने स्कूल टाइम में पढ़ी होंगी उनके फ्रंट पेज पे प्रियम्बल रहता है, और ये डेट तो रहती ही रहती है, एंड दैट इज 1947 नहीं 49, 26 नवंबर 1949, 47 में तो आज़ाद हुए, ओके, ठीक है। तो इस तरह के भी क्वेश्चंस, डेट्स के हिसाब के भी क्वेश्चंस आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोनॉमी से रिलेटेड। देखिए सारे टॉपिक्स जो जीएस के रहते हैं इन्होंने सबको टच किया है, हिस्ट्री भी, ज्योग्राफी भी, पॉलिटी भी, इकोनॉमी भी। आप ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ एक ही कंपोनेंट से आए हैं, सबसे आए हैं, बट ये भी देखिए कि बेसिक क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है, जो चीजें एटलीस्ट आपको यू नीड टू नो अबाउट दैम। क्या बोल रहे हैं, जीडीपी इज अ स्पेसिफिक मेजर ऑफ economic welfare that does not include aspect like leisure time, environmental quality, freedom, social justice और gender equality। जीडीपी क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। एक साल में मॉनिटरी वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज, एक साल में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज विद इन अ कंट्री प्रोड्यूस होती हैं उन सब की मॉनिटरी वैल्यू को जब आप उसको रुपए के भाव में फॉर्म में आप उसकी वैल्यू निकालते हैं उसे जीडीपी कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। अब यहां पर लीजर टाइम को इंक्लूड नहीं किया जा रहा है, ठीक है, वेस्ट जो रेस्ट टाइम है, इन्वायरमेंटल क्वालिटी कहीं पे मेंशन नहीं हो रही, फ्रीडम, सोशल जस्टिस, जेंडर इक्वालिटी, जीडीपी में ये सब मेंशन नहीं हो रहा। वहां पे सिर्फ ये बात हो रही है, ये नहीं कहा जा रहा कि मेल्स द्वारा कितना किया गया है, फीमेल्स द्वारा कितना काम किया गया है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली कितने काम हुए हैं, तो उस हिसाब से हम जीडीपी एज अ होल सम अप है, ठीक। तो पहली स्टेटमेंट तो हमारी सही हो जाती है। दूसरी स्टेटमेंट क्या कह रही है, पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम क्या होती है, देश की जो पूरी आय है ना उसे जब पूरी पॉपुलेशन के साथ डिवाइड किया जाता है, नेशनल इनकम को जब टोटल पॉपुलेशन के साथ डिवाइड किया जाता है तो एक अंदाजा लगाया जाता है कि ऑन एन एवरेज एक पर्सन कितना कमाता है, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड पर कैपिटा इनकम। यहां बोल रहे हैं पर कैपिटा इनकम इंक्लूड्स एंड ऑल्सो इंडिकेट द लेवल ऑफ इनकम इक्वालिटी अमंग पीपल। अब जब आप नेशनल इनकम निकालते हैं तो आप सबकी इनकम का एक तरह से आप ग्रॉस इनकम जो है टोटल देश की वो निकालते हैं। अब वहाँ ये नहीं आइडिया होता कि अमीरों का कितना कंट्रीब्यूट हुआ या जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनका कितना कंट्रीब्यूट हुआ, उन दोनों के बीच में जो इनकम का डिफरेंस है वो कितना है, ये आइडिया नहीं लगता। एक ग्रॉस एनालिसिस लगा जाता है कि पर कैपिटा इनकम क्या होगा, ठीक है। हो सकता है कि 10 रुपीज़ जो है वो जनरल में एग्जाम्पल ले रहे हैं, 10 रुपये जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो रिच पीपल का है, बट वीकर सेक्शन से सिर्फ 1 रुपया आ रहा है, बट हम इसका ग्रॉस कर रहे हैं 11 और टोटल पॉपुलेशन के साथ कर रहे हैं, ठीक है, और उससे फिर हम पर कैपिटा इनकम निकाल रहे हैं, तो ये इनकम इनइक्वालिटी को नहीं दिखाता है, ठीक। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ये दिखा रहा है, ऑल्सो इंडिकेट्स, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। पर कैपिटा इनकम इनकम इनइक्वालिटी को नहीं दिखाता, तो 1 is true and 2 is false, ठीक। कलिंगा वॉर changed the life of King Ashoka, in which modern stage of India is Kalinga
लोकेटेड, ठीक है। सो हिस्ट्री मेंशन है जिसमें एंशियंट एंड मिडिवल हिस्ट्री भी मेंशन है, तो वहां से ये क्वेश्चन आया है, कलिंगा वॉर का पूछा गया है। लेकिन आप ये भी देखिए कि बहुत आपको ट्विस्टेड करके क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, रिसेंट के साथ रिलेट करके पूछा गया है। कलिंगा की जो वॉर है वो प्रेजेंट डे कौन सी स्टेट में हुई है? कलिंगा वॉर जहां से अशोका का बिल्कुल माइंड चेंज हो गया था, जहां पे फिर वो पीस की तरफ, बुद्धिज्म की तरफ आगे बढ़ गए थे। उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, सो दैट इज इन उड़ीसा। प्रेजेंट डे जो है उड़ीसा में ये स्टेट कलिंगा जो है वो थी। ये उस टाइम पर 2022 में हुआ है, और हम सब जानते हैं कि 2021 जो साल रहे वो कोरोना वायरस के साल रहे, तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि द न्यू SARS-CoV-2 वेरिएंट B11529 फर्स्ट रिपोर्टेड इन साउथ अफ्रीका क्लासिफाइड एज अ वेरिएंट ऑफ कंसर्न बाय द WHO इज नेम्ड एज, ठीक है, वायरस ऑफ कंसर्न VOC, जिसका मतलब जिसके बारे में बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, जो दोबारा से हेल्थ सिस्टम को स्टेक पिला सकता है। वो कौन सा था? डेल्टा प्लस गामा, ओमिक्रॉन या अल्फा, सो दैट वाज ओमिक्रॉन। तो आप देखिए करंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 6 महीने का ये तो चलो बहुत, और लेकिन इसको भी ध्यान रखिए, करंट इंपॉर्टेंट है लेकिन जो फ्रीक्वेंटली न्यूज़ में रह रहा है, बार बार रह रहा है, ठीक है, अक्सर हम उन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, और फिर वो आपको डिटेल में जानना है, कहीं कोई टर्मिनोलॉजी है, कहीं कोई आप इस तरह से कहे वेरिएंट का नाम है, हर चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। The Ministry of Labour and Employment launched India's first centralized database of unorganized workers, which will be helpful in delivering various social security schemes being implemented by the central and state government. Identify the name of this portal. पोर्टल का नाम पूछा गया है, किसके द्वारा लाई गई है? लेबर मिनिस्ट्री द्वारा, ठीक है। भारत की पहली ऐसी पोर्टल जिससे फिर जो सेंटर और स्टेट में जो भी लेबर के लिए जो भी स्कीम्स लाई जा रही है ना, वहां से आप उस स्कीम्स का फायदा उठा सकते हैं। एक सिंगल पोर्टल है, वहां से आपको सारी जो हेल्प आउट उससे मिल जाएगी। ई परिश्रम, ई उद्यम, ई श्रम, ई प्रयास, ये भी बहुत न्यूज में रहा था। ई श्रम कार्ड्स बहुत लार्ज स्केल पे लोगों ने बनवाए थे, एंड दैट इज ई श्रम कार्ड्स, ठीक है, ई श्रम कार्ड्स। Question number 10. On invitation of which of the following freedom fighters did Mahatma Gandhi visit Odisha for the first time in 1921 at Cuttack? 1921 में पहली बार उड़ीसा को कटक में जो है विजिट किया था महात्मा गांधी ने, किनके कहने पर? चंद्रशेखर बेहेरा, लक्ष्मी नारायण मिश्रा, गोपाबंधु दास, विश्वाक सिंह मिश्रा। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। इनके कहने पर पहली बार महात्मा गांधी, इनकी रिक्वेस्ट करने पर महात्मा गांधी ने फर्स्ट टाइम ओडिशा को विजिट किया था। ओडिशा में फेमाइन आई थी, उसके बाद फ्लड का इशू हुआ था, तो उसके लिए उन्होंने वहाँ पर महात्मा गांधी जी को इनवाइट किया था, और वो उन्होंने फर्स्ट टाइम जो है ओडिशा को विजिट किया था एट कटक। और ये जो है ये बहुत फेमस, आप एक तरह से कहें फ्रीडम फाइटर रहे हैं, जर्नलिस्ट थे, ठीक, गोपाबंधु दास। In the Indian parliamentary system, a member who is selected for a full term of the Rajya Sabha serve for a period of polity again a polity question। राज्य सभा में आपको पूछ रहे हैं कि राज्य सभा में जो MPs चुने जाते हैं वो कितने टाइम पीरियड के लिए चुने जाते हैं? 4 साल, 5 साल, 6 साल या 2 साल? सो दैट इज फॉर 6 ईयर्स। 6 ईयर्स का टाइम पीरियड रहता है। यहाँ पर मेंबर्स पूछे जा रहे हैं, तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, मेंबर का टर्म पूछा जा रहा है। अगर राज्यसभा का पूछा जाए तो राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस, वो डिसॉल्व नहीं होती है, उसका कोई टाइम पीरियड नहीं होता है। लेकिन जो मेंबर है उनका टेन्योर 6 साल का होता है, वो 6 साल के लिए रहते हैं, उसके बाद वो रिटायर हो जाते हैं। और हर 2 साल में वैसे भी वहाँ पे मेंबर्स जो हैं 1/3 उसके रिटायर होते हैं। द पीरियड ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड, चाइल्डहुड से लेकर अडल्टहुड के बीच में जो ट्रांजिशन का पीरियड रहता है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, बचपन से जब आप अडल्टहुड की तरफ जाते हैं, मेच्योरिटी की तरफ जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? मेच्योरिटी। कोर्टशिप तो एलिमिनेट कर सकते हैं आप, कोर्टशिप, ठीक है, वो जो एंगेजमेंट और शादी के बीच का टाइम रहता है दैट इज कॉल्ड कोर्टशिप। अडल्टहुड तो यहाँ पर लिखा है, उन्होंने तो ट्रांजिशन पीरियड की बात की है, तो अडल्टहुड तो नहीं हो सकता। एडोलसेंस एंड मैच्योरिटी, ठीक है। अब मैच्योरिटी की आप बात करें, वो ट्रांजिशन पीरियड नहीं है कि आपको आ रही है मैच्योरिटी, यू आर मैच्योर, या तो बोला जाता है यू आर इमैच्योर या तो यू आर मैच्योर, है ना। सो ट्रांजिशन पीरियड क्या है? दैट इज एडोलसेंस। 12 से लेकर अराउंड 18 ईयर्स का जो टाइम पीरियड रहता है, इस टाइम पीरियड जिसको हम टीन एज भी कहते हैं, है ना, टीन स्टार्ट होता है 13, 14, 15, सो इट इज कॉल्ड ऑल्सो टीन एज। सो दैट इज द एडोलसेंट पीरियड। बायोलॉजिकली देखा जाए, अ पर्सन गेट जो ट्रांसफॉर्म फ्रॉम चाइल्डहुड, हार्मोन के बेसिस पे कहें आप, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के बेसिस पे कहें, ट्रांसफॉर्मेशन होती है फ्रॉम द चाइल्डहुड टू द अडल्टहुड, एडोलसेंस कहते हैं उसे, ठीक। चलिए, a forest of trees and undergrowth plants inhabited by animals and rooted in soil
कंटेनिंग बैक्टीरिया एंड फंगाई इज एन एग्जाम्पल ऑफ। पूछ रहे हैं कि एक जंगल है जहाँ पे पेड़ हैं, बड़े बड़े पेड़ों के नीचे छोटे छोटे प्लांट्स भी ग्रो हुए हैं, साथ ही एनिमल्स हैं और एनिमल्स के रूट में बैक्टीरिया और फंगाई भी है। ये सब टुगेदर किसका एग्जाम्पल है? हाइब्रिड्स, बायोमास, एंडेंजर्ड स्पीशीज, बायोलॉजिकल कम्युनिटी। हाइब्रिड्स क्या होते हैं? ठीक है, दो स्पीशीज को एक ऐसी स्पीशीज आप कहें या दो के इंटरैक्शन से बनी हुई न्यू जिस विच कंटेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ द स्पीशीज, दैट इज कॉल्ड अ हाइब्रिड। ठीक है, जैसे हाइब्रिड जीन्स बनाए गए थे, है ना, जिसमें आप कहें कि ड्रॉट रेजिस्टेंस भी हो और प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा हो। ठीक है, दो स्पीशीज को जोड़ के जिनके दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें हो, दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड। बायोमास क्या है? सम टोटल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, प्लांट्स एनिमल्स का टोटल ऑर्गेनिक मैटर को बायोमास कहते हैं। एंडेंजर्ड स्पीशीज वो स्पीशीज जिनकी जो पॉपुलेशन है वो खतरे में है, जल्दी ही वो एक्सटिंक्ट होने वाले हैं। मैच्योर जो पॉपुलेशन है 90% के करीब जो उनकी मैच्योर पॉपुलेशन है, 90 तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड में होती है, अराउंड 70% जो है दैट इज एट द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। ठीक है, खतरे में है, दैट इज कॉल्ड एंडेंजर्ड स्पीशीज। बायोलॉजिकल कम्युनिटी ये क्या होती है, पहले हम इसे देख लेते हैं। जस्ट तो here it is a biological community। ठीक है, क्या होती है? सभी ऑर्गेनिज्म जो एक दूसरे के साथ रहते हैं, इवॉल्व टुगेदर, एक दूसरे के साथ बढ़ते हैं, कंपीट करते हैं, कोऑपरेट करते हैं, फॉरेज टुगेदर करते हैं, उसको बायोलॉजिकल कम्युनिटी कहते हैं। बहुत सारे डिफरेंट स्पीशीज एक दूसरे के साथ रहते हैं, ग्रो करते हैं, कंपीट करते हैं, कोऑपरेट करते हैं। ठीक है, आप जंगल में देखें, जंगल में बड़े बड़े पेड़ भी हैं, छोटे प्लांट्स भी हैं, बैक्टीरिया, फंगाई, एनिमल सब हैं, तो दैट इज कॉल्ड अ बायोलॉजिकल कम्युनिटी। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए अनाउंसमेंट कि जो बच्चे भी जेकेपीएससीआई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो हमारी द मंजिल भारत ऐप पे जाके हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं। आपको डिटेल में पूरा सिलेबस जो है वो कराया जाएगा। जैसे ही सिलेबस में ऑफिशियल सिलेबस आउट होता है उसमें कुछ नए टॉपिक्स ऐड ऑन होते हैं, वो भी आपको कराए जाएंगे। ठीक है, अभी तक ऑलरेडी जो है 77 जो है के करीब हमारा जो 77% ऑफ जो कोर्स है, जो प्रीवियस को हम देख के जाएं, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, अपलोडेड हो चुका है। आप जाके वहाँ चेकआउट कर सकते हैं और एट अ वेरी मिनिमल प्राइस ऑफ 499 आपको ये मिलेगा। PDF जो है प्रोवाइड कराई जाएंगी, आपको वीकली टेस्ट भी होंगे, सेक्शनल टेस्ट भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो अगर आप अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा स्ट्रेंथन करना चाहते हैं तो आप ज़रूर जाके इस कोर्स को चेकआउट कीजिए। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। सो इसका जो क्वेश्चन है दैट इज करेक्ट आंसर इज बायोलॉजिकल कम्युनिटी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यस, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल डेवलपमेंट गोल इज टू लिंक टुगेदर डिफरेंट डायमेंशन नोन एज ट्रिपल बॉटम लाइन कंबाइनिंग 3 P's। ठीक है, SDG की बात की जा रही है। SDG से क्वेश्चंस आ सकता है अभी भी 2030 के जितने पास हम पहुंच रहे हैं, क्योंकि टारगेट रखा गया था SDG को लेने का, तो इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो यहां पूछा गया है कि वो कौन से डायमेंशन पे बेस था जिसको ट्रिपल बॉटम लाइन भी कहते हैं, कंटेनिंग ऑफ 3 P's। अब आप देखिए, अगर आपने ये नहीं भी पढ़ा है ना कि कौन से टारगेट लाइन है, आप फिर भी इसका आंसर जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात हो रही है। सस्टेनेबल क्या होता है कि आप इस तरह से रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं कि आज भी आपको यूज हो रहे हैं और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी आप उन्हें बचा रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप इन्वायरमेंट को बचाकर, प्लेनेट को बचाकर सस्टेनेबल वे से कर रहे हैं। और डेवलपमेंट की भी बात हो रही है, डेवलपमेंट पीपल से रिलेटेड है, ग्रोथ की बात हो रही है। देखते हैं, यानी कि प्लैनेट तो होना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्लैनेट ही तो इन्वायरमेंट जो है, जहां पे इन्वायरमेंट भी आ जाएगा, पीपल भी आ जाएगा, रिसोर्सेज का अच्छे से यूज करना आ जाएगा, वो सब प्लैनेट में आते हैं। तो यहां अगर आप देखते हैं तो एक ही जगह है, वो है ऑप्शन नंबर डी, प्लैनेट, प्रॉफिट, पीपल, 3 P's। बाकी आप देखिए, प्लेस, पर्सन, पोजीशन की बात हो रही है। सस्टेनेबल में रिसोर्सेज भी आते हैं, रिसोर्सेज इन्वायरमेंट में भी आते हैं, इसमें आप देखिए। नेक्स्ट, प्रोग्रेस, पॉसिबिलिटीज, प्रॉफिट, तीनों ही डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, सस्टेनेबिलिटी की बात नहीं कर रहे हैं। प्लेस, प्राइसिंग, प्रोडक्ट, ठीक है, दिस ऑल्सो रिलेटेड टू डेवलपमेंट, नॉट सस्टेनेबिलिटी। प्लेस, पर्सन, पोजीशन, यहां है प्लैनेट, प्रॉफिट एंड पीपल। तो आप आसानी से, अगर आपको नहीं भी आंसर पता ना, वो टॉपिक आपने पढ़ा है, उस टॉपिक को आप जानते हैं कि वो किस बारे में कह रहा है, तो आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इंक्लूड विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्पोनेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में क्या क्या होता है? रेशियो ऑफ मेडिकल डॉक्टर्स पर 100 पीपल इन एन एरिया, द बर्थ एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी, द स्टूडेंट्स ग्रेजुएटिंग फ्रॉम प्री प्राइमरी स्कूल। अब आप ये स्टेटमेंट ही देखिए, ग्रेजुएटिंग हो रहे प्री प्राइमरी स्कूल से, कोई ग्रेजुएट थोड़े होते हैं, पास आउट होते हैं। द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ड्यू टू निमोनिया एंड डायरिया, ये स्पेसिफाई कर दिया गया है, तो ये भी
ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो 3 बेसिक बातों पे निर्भर करता है। हम देख लेते हैं क्या उसके बेसिक क्राइटेरियाज हैं। यस, हियर इट इज। ठीक है, 3 चीजों पे होता है ये, हेल्दी लाइफ, नॉलेज और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, हेल्दी लाइफ किसमें, इसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, कि बच्चा जब पैदा हुआ उस टाइम पे क्या जनरल एक्सपेक्टेंसी है कि 60 साल, 70 साल, 75 साल कितनी है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स उसमें आता है। नॉलेज में आ गया कि मीन्स ईयर ऑफ स्कूलिंग, कि एक ह्यूमन बीइंग, एक नॉर्मल सिटीजन ऑफ दैट कंट्री कितने साल तक स्कूल जाता है, कितनी पढ़ाई करता है, एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग क्या है। और तीसरा आता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जिसमें आता है ग्रॉस नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम की आप बात कर लें। ठीक है, तो यहां पर आप जो ऑप्शंस हमें बता रहे हैं, हम उन ऑप्शंस को एक बार देखते हैं। ठीक है, यहां पे स्पेसिफाई किया जा रहा है निमोनिया और डायरिया को। ठीक है, सो दैट इज नॉट, इसे भी हम कर देते हैं। स्टूडेंट ग्रेजुएटिंग फ्रॉम प्री प्राइमरी, हम एक्सपेक्टेड मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग की बात कर रहे हैं, ये भी नहीं। रेशियो ऑफ मेडिकल डॉक्टर्स, ये तो कहीं कहा ही नहीं गया। सो ऑप्शन नंबर बी है ना, लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात हो रही है बर्थ के टाइम पे, सो ऑप्शन नंबर बी। दूसरा, अगर यहाँ पे पर कैपिटा इनकम होता तो वो भी होता, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग होता तो भी होता, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सो इंडाइसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ एचडीआई पूछा गया है, इसका मतलब नहीं है कि इस साल भी आपको एचडीआई पूछा जाएगा। तो दिसंबर होता है, यहाँ पे आते आते जितने भी इंडाइसिस एक साल में निकले होते हैं उसका एक पूरा जस्ट आ जाता है। हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए एक लेक्चर उस पर लेके आए जो ईयरली इंडाइसिस है, वो आपको समअप एक पूरी एक ही लेक्चर में प्रोवाइड कराए, जो भी इंपॉर्टेंट आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16, द फाइनल अथॉरिटी फॉर मेकिंग लॉज इन इंडिया। हमारे देश में कानून बनाने का जो फाइनल हक है वो किसके पास है, चेंज करने का हक किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट। देखिए, हमारे देश में जो सर्वोच्च आप कहें ना अथॉरिटी लॉज बनाने की, वो किसी एक पर्सन के पास नहीं है, वो संसद के पास है। और संसद में सभी प्रतिनिधि हमारे भारत के देश के नागरिकों द्वारा जो चुने गए हैं, वो सब वहां बैठते हैं और मिलके कानून बनाते हैं, किसी एक पर्सन के पास नहीं है। सिग्नेचर के पास वो बेशक प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बाद जो एक बिल है वो एक्ट बनता है, लेकिन उस बिल को लाता कौन है, उस बिल को पास आउट कौन करता है। जब तक वो बिल संसद में पास नहीं हुआ वो प्रेसिडेंट तक जा ही नहीं सकता। ठीक है, तो प्रेसिडेंट नहीं हो सकते। प्राइम मिनिस्टर एक सिंगल पर्सन की बात हो रही है, वो नहीं हो सकते। आपको पता है कानून लाया जाता है, संसद में बहस होती है, संसद अगर उसको वोट ना करे तो वो कानून रद्द हो जाता है। ठीक है, उसमें कुछ चेंज करना हो संसद कर सकती है, संसद तो सरकार भी गिरा सकती है। तो सबसे ज्यादा किसमें है, पार्लियामेंट। दिस इज द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्री ना, सभी लोगों ने जो अपने प्रतिनिधि चुने उन सबका पार्टिसिपेशन होता है। ठीक, तो पार्लियामेंट इज द करेक्ट आंसर। सुप्रीम कोर्ट तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो है जस्ट जुडिशियल सिस्टम के साथ आ जाते हैं। ओके, द रिवर गोदावरी ओरिजिनेट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। अगेन आपकी ज्योग्राफी का, तो रिवर का ओरिजिनेशन कहाँ जाती है, कहाँ से निकलती है, उनके ट्रिब्यूटरीज ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो महाराष्ट्र से निकलती है, नासिक डिस्ट्रिक्ट से आपकी गोदावरी रिवर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इंक्लूड मशीनरी, वर्क प्लांट्स, इक्विपमेंट्स, न्यू टेक्नोलॉजी, फैक्ट्रीज, बिल्डिंग्स एंड गुड्स दैट आर डिजाइन टू इंक्रीज द इकोनॉमिक्स प्रोडक्टिव पोटेंशियल। ठीक है, इन सब चीज़ों को क्या कहा जाएगा, जिसमें मशीनरी भी आती है, इक्विपमेंट्स भी आते हैं, फैक्ट्रीज, बिल्डिंग्स सब आते हैं। अब इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट के कंटेक्स्ट में ये जनरली आया जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे स्कूल्स, हॉस्पिटल, ये सब बनाए जाते हैं, उस कंटेक्स्ट में ये इंफ्रास्ट्रक्चर आता है। ठीक है, बात करें फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल, फिक्स्ड और वर्किंग, आप इन दोनों ऑप्शंस में कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये फिक्स्ड कैपिटल है कि वर्किंग कैपिटल है। अब इसमें क्या फर्क होता है, फिक्स कैपिटल जो होती है ना वो एक लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट होती है, कि थोड़े लंबे टाइम के लिए आपने कोई मशीनरी ले ली, आपने कोई बिल्डिंग बना ली, ठीक है, आपने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तो नहीं कहेंगे बट हाँ टेक्नोलॉजी कर लिया, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए जो इन्वेस्टमेंट होती है ना दैट इज कॉल्ड फिक्स कैपिटल। वर्किंग कैपिटल आओगी जो डेली बेस के खर्चे होते हैं, ठीक है, एक इंडस्ट्री चलाने में, एक फैक्ट्री चलाने में डेली बेसिस पे जो खर्चा आ रहा है, ठीक है, बिजली का आप ले सकते हैं, जो वर्कर्स है वहां पे ले सकते हैं, ठीक है, जो डेली बेसिस पे आ रहा है वो वर्किंग कैपिटल होता है। अब यहाँ पे बात हो रही है मशीनरी, इक्विपमेंट्स, फैक्ट्रीज। अब आप रोज तो चेंज करेंगे नहीं ना मशीनरी, फैक्ट्रीज, इक्विपमेंट्स, वो एक लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, 10 साल 15 साल जब खराब होंगे फिर आप चेंज करेंगे, बट एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, सो इट इज कॉल्ड एज अ फिक्स्ड कैपिटल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज फॉर द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन जनरल। बायोडाइवर्सिटी का लॉस, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी का लॉस का रीजन क्या नहीं है, को एक्सटिंक्शंस की दो स्पीशीज जो एक साथ एक्सटिंक्ट हो रही है, एलियन स्पीशीज इन्वेजन, बाहर की कोई स्पीशीज जो नॉर्मली उस पर्टिकुलर क्लाइमेट में नहीं पाई जाती वो आ रही है, उसकी वजह से होती है, क्योंकि फिर कंपटीशन हो जाता है स्पीशीज के बीच में, तो एक्सटिंक्शन होता है। ओवर एक्सप्लॉइटेशन बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, ओवर एक्सप्लॉइट हो रहा है। रीफॉरेस्टेशन,
रिफॉरेस्टेशन है दोबारा से ट्रीज को उगाना, जंगलों को उगाना। तो रिफॉरेस्टेशन से बायोडाइवर्सिटी लॉस तो नहीं होगा, उल्टा बायोडाइवर्सिटी एनरिच होगी। सो ऑप्शन नंबर डी। द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। इन्वायरमेंट भी आपके जो सिलेबस में है, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करें तो ओजोन लेयर प्रोटेक्शन से ये रिलेटेड है। Who among the following became the Prime Minister of India after the 16 लोकसभा? तो अब आपको ये याद रखना है, इस साल बहुत इलेक्शंस हुई हैं, इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे पूछा गया है 16 लोकसभा में। चलो अब तो ये प्रीवियस है, लेकिन इस साल का आपको पूछ सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी स्टेट्स में इलेक्शन हुआ, हमारी यूटी में इलेक्शन हुआ, ठीक है, जनरल इलेक्शंस हुए लोकसभा के, तो आपको वो ध्यान में रखने हैं, आपको उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो याद रखनी है। ओजोन इज अ गैस मेड अप ऑफ, ओजोन को कैसे लिखते हैं? O3। ऑक्सीजन क्या होता है? O2, ठीक है। तो दो वाला तो हो ही नहीं सकता, ठीक। O3 है, सो 3 ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है, 3 ऑक्सीजन एटम्स। इफ यू गो टू नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कर्नाटका एंड महाराष्ट्र यू विल सी लॉट्स ऑफ कॉटन प्लांट्स। नॉर्दर्न महाराष्ट्र और कर्नाटका में आप जाते हैं तो बहुत ज्यादा आपको कॉटन प्लांट्स मिलते हैं। क्यों? सॉइल से रिलेटेड, ज्योग्राफी से रिलेटेड, तो सॉइल्स भी आपको करनी है, ठीक है। ये जो सब भी चीज़ें हैं ना, ये आपने अपने 10th में, 11th में, ये इसमें SSTs में आपने ज़रूर पढ़ी होंगी, ठीक है। तो सॉइल्स है। अब आप देखिए कॉटन जो है वो कौन सी सॉइल में उगता है? ब्लैक सॉइल में उगता है। और ब्लैक सॉइल ही जो है हमारे प्लेट्यू एरिया की अगर हम बात करें उस पोर्शन में पाया जाता है, ठीक है। सो उसको, जिसको रेगर सॉइल भी कहते हैं, सेल्फ फ्लोइंग सॉइल भी कहते हैं। सो रीजन क्या हो गया कि बहुत ज़्यादा कॉटन के प्लांट्स क्यों मिलते हैं? बिकॉज कॉटन grows well in the black soil of the Deccan Plateau. Which of the following political parties belong to Kerala? ये भी उस टाइम पर अलायंस पार्टी थी, INC के साथ मिलकर अलायंस पार्टी केरला की बनाई गई थी। तो अभी जो भी अलायंसेज है वो भी आपको याद रखने हैं। आप जानते हैं कि जनरल इलेक्शन में भी अलायंस बनाया गया है, इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, तो आपको ध्यान रखना है किन पार्टीज का है, ठीक है। तो ये आप जरूर याद रखें, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन पूछा गया तो अलायंसेज, पॉलिटिकल पार्टीज सब आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो दैट इज यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट। Which of the following document was submitted by Government of India before COP21 in Paris? Again environment से related, COP21 से पहले कौन सा डॉक्यूमेंट जो है सबमिट किया गया था? COP21 जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए, वहां पर हर एक देश ने डिसाइड किया था नेशनल जो भी उनका इंटेंडेड नेशनल डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन है कि वो किस तरह से क्या क्या वो टारगेट सेट करेंगे ताकि वो देश में जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है उसे कम कर सके और एनवायरनमेंट को सपोर्ट कर सके, ठीक है। तो सब टारगेट इंडिविजुअली देशों ने जो है अपने सेट किए थे। भारत ने भी उस आप एक तरह से डॉक्यूमेंट को सबमिट किया था। ऑप्शन नंबर ए, इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन। एज ऑफ 2021 द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 कंसिस्ट ऑफ। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से बहुत क्वेश्चन पूछेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, बहुत डिटेल में अच्छे से आपको ये रीड आउट करना है। वीडियो लेक्चर हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल भी है, अगर आपने नहीं देखा है आप वहां जाके इसे चेकआउट कर सकते हैं। पूछ रहे किस चीजों से कंसिस्ट है जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है? 103 सेक्शन एंड 5 शेड्यूल, 105 सेक्शन 7 शेड्यूल, 107 सेक्शन 7 शेड्यूल या 107 सेक्शन 5 शेड्यूल। तो 103 सेक्शन है और 5 शेड्यूल है। द इंडिजिनियस कैट फिशेज इन इंडियन रिवर आर फेसिंग, अगेन इन्वायरमेंट रिलेटेड क्वेश्चन। तो पूछ रहे हैं कि कैट फिशेज जो है भारत की, वो उनको एक्सटिंक्शन का थ्रेट हो रहा है, लुप्त होने वाली है वो। रीजन क्या है उसका? तो मेन रीजन जो पाया गया था वो ये था कि एलियन स्पीशीज का इन्वेजन हुआ, जिसकी वजह से ये कैट फिशेज जो है थ्रेटन हो गई थी। एबायोटिक कंपोनेंट पूछा जा रहा है जो नहीं है, नॉट। ऐसे क्वेश्चंस को आप क्वेश्चन मार्क में ही, क्वेश्चन पेपर पे ही अंडरलाइन कर दें ताकि आप इसे इग्नोर ना करें। सो एबायोटिक नहीं है, एबायोटिक, 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 फंगाई, ठीक है। बायोटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म, फंगाई इज अ बायोटिक कंपोनेंट। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MSG? MSG की फुल फॉर्म पूछी जा रही है आपको, ठीक है। MSG की क्या फुल फॉर्म है? मोनोसोडियम ग्लाइसिनेट, मोनोसोडियम ग्लूटामेट, ठीक है। एक फ्लेवरिंग एजेंट है, एनहांसर है, ये फूड इंडस्ट्री में बहुत यूज किया जाता है। EVM, इट इज नॉट LVM, EVM। EVM जनरल इलेक्शन में यूज की गई। EVM की फुल फॉर्म पूछी जा रही है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अब इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्शन नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक है। अब आप ये देखिए, ये सभी चीजें हैं, ये MSG हो गया या EVM हो गया, ये कभी ना कहीं ना कहीं आपने बार बार इन चीजों को देखा होगा, ठीक है। और इजीली आप इसे फाइंड आउट कर सकते हैं, बट कभी कभी आपके ऑब्जर्वेशन है तभी कहते हैं कि जब भी आप
स्टूडेंट लाइफ में हो ना, आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत कीन होनी चाहिए। बहुत बार आप अपनी ऑब्जर्वेशन से ही क्वेश्चंस को कर देते हैं। आपकी डेली बेसिस में जो आप चीज़ें देख रहे हैं ना, आप खाना खा रहे हैं, आप कोई मेडिसिन कंज्यूम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपको ध्यान से हर एक चीज़ को ऑब्जर्व करना है। क्वेश्चंस वहां से भी होते हैं। इसी को कहते हैं कि कितना अवेयर है आप अपनी सराउंडिंग से। ठीक है, कॉमन सेंस जो कहा जाता है, माइंड जो कहा जाता है, आपका जो परसेप्शन आपका माइंड का, ये सब इन्हीं से निकलती है कि आप किस तरह से आपने अवेयर है सराउंडिंग से। ठीक है, बस चीज़ें आसपास हो ही जा रही। मैक्सिमम आपने देखा होगा कि एग्जाम्स में भी जब भी इंटरव्यूज भी रहते हैं, उसमें भी आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड ही देखा जाता है। ठीक है, आप कितना अवेयर है। ठीक है, आप जोन आउट तो नहीं रहते हमेशा। सो ये चीज़ें जो है कि आपको कहीं बुक्स में या उस जगह पे सेपरेट ऐसे नहीं मिलेंगी क्वेश्चंस बना के, ये आपकी जनरल अवेयरनेस से आती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें आपने देखी नहीं होंगी, सुनी नहीं होगी, आपने सुनी होगी बट ध्यान नहीं दिया। ठीक, इमेजिन योर पेरेंट्स आर प्लानिंग टू बिल्ड अ हाउस, दे आस्क यू अबाउट द डिफरेंट लैंड फॉर्म्स। आपको कहाँ पे बनाना चाहिए, वेरी इजी है, आप ऑप्शंस में से जाके इजीली बता सकते हैं। पहाड़ों में कोल्ड क्लाइमेट है, उतना सूटेबल नहीं होता। प्लेट्यूज में मिनरल्स बहुत ज़्यादा है लेकिन हाई एल्टीट्यूड है। डेजर्ट एरिया तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। प्लेन, क्योंकि प्लेजेंट क्लाइमेट रहता है पूरे साल, तो दैट इज अ बेटर प्लेस। जम्मू रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की बात कर रहे हैं, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की पूछ रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर विल बी अपॉइंटेड अंडर आर्टिकल 239 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ही और शी शैल बी। जो एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया जाएगा उसे क्या कहा जाएगा, दैट इज लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है, लेफ्टिनेंट कहे, लेफ्टिनेंट कहे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इज बाइसेक्टेड बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। बाइसेक्टेड मतलब दो भागों में डिवाइड किया जा रहा है, बाइसेक्टेड, सो दैट इज वेस्ट बंगाल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिसकम्युनिकेशन? मिसकम्युनिकेशन का क्या मतलब है? मिसकम्युनिकेशन मतलब आपने जो बात कही सामने वाले ने गलत इंटरप्रेट कर लिया। ठीक है, उसे समझ नहीं आया, उसने उसका कुछ और ही मतलब निकाल लिया। तो मिसकम्युनिकेशन क्या है? द रिसीवर नॉट परसीविंग द इंटेंडेड मैसेज। आप जो कहना चाहते थे उसने वो इंटरप्रेट नहीं किया, उसका अलग मतलब निकाल लिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द ब्लड प्रेशर, बीपी। अब ये देखिए, आपके आसपास, आपके घर में, आपके बुजुर्ग, किसी ना किसी को बीपी की प्रॉब्लम रही होगी। आपने मशीन भी 1000 बार देखी होगी बट ना इंटरेस्ट, ना पूछा, ना ध्यान दिया। ठीक है, अब एंडोस्कोप, थर्मामीटर, चलो थर्मामीटर आप एलिमिनेट कर सकते हैं, स्टेथोस्कोप भी आप कर सकते हैं। ठीक है, हार्ट बीट वगैरह देखते हैं। एंडोस्कोप और स्फिग्मोमैनोमीटर में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, एंड द करेक्ट आंसर इज स्फिग्मोमैनोमीटर। Whom would you choose as a recipient of message? आप अपना मैसेज जो है जहां तक पहुंचाना चाहते हैं, रिसिपिएंट आप किसे चुनेंगे? Those who will be affected by the message or its result, है ना। आप मैसेज उन्हीं को पहुंचाएंगे जिनको उस मैसेज से कोई इम्पैक्ट पड़ता हो, या तो कोई फायदा हो या तो नहीं। अब जैसे स्कूल में अगर एग्जाम की डेट निकालनी है तो वो मैसेज किससे पहुंचाया जाएगा? स्कूल के स्टूडेंट्स को पहुंचाया जाएगा कि बाहर वेंडर्स को दिया जाएगा? ऑब्वियस है वो स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए है वो मैसेज। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज को कुछ करना है, वो आम जनता तक वो बात पहुंचानी है, तो मैसेज जिस उस इंसान तक पहुंचाया जाता है, वो पर्टिकुलर मैसेज जो उससे अफेक्ट होता है, जिससे उसको फायदा है या जिससे उसको नुकसान है, अफेक्ट हो रहा है। ठीक है, सो दोज हु विल बी अफेक्टेड बाय द मैसेज और इट्स रिजल्ट। द जम्मू एंड कश्मीर रिसीव असेंट फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑन, किस दिन असेंट मिला? 9 अगस्त 2019 को। केमिकल एंड फिजिकल चेंज, जनरल साइंस का क्वेश्चन है। केमिकल और फिजिकल चेंज में क्या बेसिक डिफरेंस होता है कि केमिकल चेंज से ना एक ऑल टुगेदर नया प्रोडक्ट बनता है जिसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग होती है। अब आप यहाँ देखिए, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सॉल्ट हो रहा है, सॉल्ट ही रह रहा है ना, वो बस उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, रहेगा सॉल्ट ही, प्रॉपर्टी वही रहने वाली है। इवेपोरेशन में भी फिजिकल चेंज है। माल्टिंग ऑफ आइस फिजिकल चेंज है, पानी पानी रहने वाला, पहले जमा हुआ था फिर पिघल गया, पानी पानी रह रहा है, यहाँ वेपर हो रहा है, प्रॉपर्टीज वही रहने वाली है, वाटर है। ठीक है, बर्निंग ऑफ कोल, ठीक है, बर्निंग ऑफ कोल, और रिवर्स भी नहीं होता, केमिकल चेंज जो है ना वो रिवर्स नहीं होता। अब यहाँ पे करें इवेपोरेशन को आप कंडेंस करके दोबारा पानी बना सकते हैं, मेल्टिंग ऑफ आइस को भी आप दोबारा से जो है आइस बना सकते हैं। बर्निंग ऑफ कोल जो है वो इरिवर्सिबल प्रोसेस है। CNG की फुल फॉर्म क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। Which of the following is an outline discussion group where people can join a group and post message to that group? Communication से related है, ग्रुप है। I think ये हमने कंप्यूटर सेक्शन में भी किया था। Which one of the following substance is usually used in cold countries? सर्द इलाकों में सड़कों में जब बर्फ जम जाती है तो उसे पिघलाने के लिए क्या यूज करते हैं? Salt. Next, the Constitution of India guarantee protection from social injustice एंड ऑल डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। भारत में हर तरीके के एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए कुछ कानून बनाए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट ऑप्शन पर्टेनिंग टू द प्रोटेक्टिव लेजिस्लेशन एक्टेड बाय द रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट। ठीक है, जो प्रोटेक्टेड लेजिस्लेशन बनाए गए हैं, किस लिए? ताकि लोगों के साथ अन्याय ना हो, एक्सप्लॉयटेशन ना हो। पहला क्या कह रहा है? शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल
फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट। जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, जो ट्राइबल लोग पाए जाते हैं, उनको जंगलों में उनके हक मिले, इसके लिए ये कानून बनाया गया। तो हाँ, उनके साथ इनजस्टिस ना हो, उनको हक नहीं मिल रहे थे, जो जंगल में ही रहते थे, जंगल से ही वो अपना रोजी रोटी चलाते थे, वहाँ उनको हक मिलना उनके प्रोटेक्शन के लिए है। द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट, यहाँ पे बात की जाती है कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के किसी साथ भी एट्रॉसिटीज नहीं होगी, ये भी है। शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रॉसिटी, सिमिलर। सो ऑप्शन नंबर बी जो है, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ इकोनॉमिक ऑफेंसेस अगेंस्ट ट्राइबल पीपल एक्ट 2005, दिस इज, इट इज नॉट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ दिस लेजिस्लेशन। ठीक है, ये कोई लेजिस्लेशन। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, द यूनियन टेरिटरी क्रिएटेड विदाउट लेजिस्लेचर। विदाउट लेजिस्लेचर कौन सी टेरिटरी क्रिएटेड की गई है? लद्दाख। लद्दाख की कोई भी लेजिस्लेचर नहीं है। एज पर द प्रोविजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो कौन सा आर्टिकल उस पर एम्प्लाई होता है? बहुत बार हमने किया है, आर्टिकल 239A। ओके, नेक्स्ट पूछा जा रहा है, एज पर द जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट, द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख कंप्राइज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिटरी ऑफ द स्टेट। ठीक है, कौन कौन सी उसमें टेरिटरीज होंगी? कारगिल एंड ले, डोडा एंड कठुआ, रामबन एंड रियासी, ले एंड पुंछ। तो पुंछ तो नहीं है, रियासी नहीं है, कठुआ नहीं है, कारगिल एंड ले। हाउ कैन बैरियर क्रिएटेड बाय रेफ्यूटेशन एंड आर्ग्यूमेंट्स बी रिजॉल्व? जो भी बैरियर, कम्युनिकेशन में जो बैरियर क्रिएट हो जाते हैं आर्ग्यूमेंट्स की वजह से, उसे कैसे हम हटा सकते हैं? लिसनिंग टू द व्यूज ऑफ अदर, ट्राइंग टू प्रूव वंस ओन व्यूज, सेटिंग अप द सेंडर और रिसीवर एट अ हायर पोजीशन, स्टेटिंग द कॉन्ट्राडिक्शन। तो जब भी कभी बहस हो जाए तो बहस को आप कम कैसे कर सकते हैं? आप दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश कर सकते हैं। आप जब अपनी ही बात को ज़्यादा सही बताने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप हो जाएगा। फर्स्ट यू नीड टू लिसन। अक्सर ये कहा भी जाता है, आपने सुनी भी होगी बात, कि भगवान ने आपको 2 कान और 1 मुंह क्यों दिया है? ताकि आप सुने ज़्यादा। ठीक है, तो जब भी कभी आप किसी के साथ कोई बातचीत करें या किसी तरह से कोई डिस्कशन हो, तो ट्राई टू लिसन मोर, ट्राई टू लिसन देयर पॉइंट ऑफ व्यूज ऑल्सो। ठीक है, एज पर द जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट, द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होंगे? वो 107 है, टोटल नंबर ऑफ मेंबर। ठीक है, टोटल पूछा जा रहा है इंक्लूडिंग द जो पीओके के लिए रिजर्व है। इन विच रेंज ऑफ हिमालय, माउंट एवरेस्ट कहां पर है? ग्रेट हिमालयाज में है। विच ऑफ दीज कैन बी अ बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, इनमें से क्या कम्युनिकेशन में? देखिए, कम्युनिकेशन से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए। आपकी जॉब प्रोफाइल को बहुत मेल खाता है कम्युनिकेशन, बहुत जरूरी है उसके लिए। क्लियर डिक्शन, अनबाइज्ड ओपिनियन कैन बी अ बैरियर। बैरियर पूछ रहे हैं, क्लियर डिक्शन तो बैरियर नहीं है, ये तो फायदेमंद है। अनबाइज्ड ओपिनियन फायदेमंद है। यूज ऑफ हाई साउंडिंग वर्ड्स, गुड नेटवर्क कनेक्शन, ये भी बाइस थोड़ी हुआ, ये भी सही हुआ। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग व्हेन एडेड टू अ प्योर वाटर यूजुअली इंक्रीज इट्स सरफेस टेंशन।